पच्चीस जुलाई को पड़ रही नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या कहता है? नाग पंचमी से जुड़ा राहु केतु का संबंध क्या कहता है? किन लोगों को काल सर्प दोष से मिलेगी मुक्ति और किन दो राशियों के लिए खास होगी इस बार की नाग पंचमी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्री और हस्तरेखा के ज्ञाता आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। तो श्रावण मास का आगमन हो चुका है और शिव को ये माह अति प्रिय है और देखिए ना, इसी 13 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ रहा है। आखिरकार इस बार की नाग पंचमी किन दो राशियों के लिए बेहद खास होने वाली है? नाग पंचमी का राहु केतु ग्रह से क्या कनेक्शन होता है? और देखिए, सबसे बड़ी बात, इस नाग पंचमी में की गई पूजा व्यक्ति के किन दोषों को दूर करती है, एक एक करके हम हर बात जानेंगे चतुर्वेदी जी से। लेकिन सबसे पहले आइए आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म में आखिरकार नाग पंचमी का क्या महत्व है और इस बार इसकी पूजा का मुहूर्त क्या कहता है। जी, बहुत ही उत्तम विषय है कविता जी। सबसे पहले जो आपने पूछा कि क्यों इसका विशेष और राहु केतु के लिए इसका क्यों महत्व बढ़ जाता है, हम सब जानते हैं राहु केतु का जो प्रतिबिंब है, जो उसका अस्तित्व माना जाता है, वह सर्प का अगला और पिछला भाग के रूप में उसको हम ज्योतिष शास्त्र में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब इस तरीके से देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ ने दोनों ही ग्रहों को अपने गले में ग्रहण किया हुआ है। दूसरा, कुंडली में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दोष बनने वाला जो चंद्रमा की वजह से, वह भी उनके सर पर विराजमान है। तो मूल चीजें जो आ गई कि राहु केतु से जो भी समस्याएं होने वाली हैं, कह लीजिए कि उसका हरण करने वाले भोलेनाथ ही हैं और उसके द्वारा मिलने वाला कष्ट भी आपको कहीं ना कहीं आपके गलत कृत्यों की वजह से उन्हीं के द्वारा आपको दंड रूप में मिल रहा है। जी। अब हिंदू शास्त्र में या कहने सनातन धर्म में इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि राहु केतु ही दो ऐसे ग्रह हैं जिनको मूलतः पापी ग्रह माना जाता है। अब इसके बाद आते हैं कि इस तिथि में, नाग पंचमी की तिथि में क्यों इसका महत्व बढ़ जाता है? क्योंकि इस दिन कोई भी जो हम बताने वाले हैं आगे आपको उपाय, वह पूजा पाठ या उस तरीके का उपाय करने से राहु केतु की शांति तो होती ही होती है। इसके साथ ही कविता जी, आपके जीवन में शिव प्रसन्न होकर आपको धन धान्य से और राज सत्ता सुख से परिपूर्ण करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इस तिथि में बड़े बड़े शिवालय, बड़े बड़े मंदिरों में, खास करके उज्जैन महाकाल के द्वार पर बड़े बड़े जो लोग हैं इस भारतवर्ष के राजनीतिक स्तर पे और ISPCS, वह लाइन लगाकर साधारण मनुष्य की तरह वहाँ पर जाकर दर्शन करने का प्रयास करते हैं और उस दिन वहाँ पर भक्तों की भरमार होती है, भीड़ होती है, कहीं आप कदम डालकर नहीं रख सकते। और नाग पंचमी इस बार जो आपने कहा, इस बार जो नाग पंचमी लग रही है वह 12 अगस्त को ही लग जा रही, लेकिन क्योंकि दोपहर में लग रही है तो हमारे यहाँ, हमारे सनातन शास्त्र में उदया तिथि का व्रत माना जाता है। तो यह जो नाग पंचमी की तिथि है वह 13 अगस्त से मान्य रहेगी, हमारे लिए व्रत और पूजन के लिए उपयुक्त रहेगा। इसके साथ ही अगर विशेष रूप से अगर आप अभिषेक करने जा रहे हैं तो आपके लिए जो पूजन अभिषेक का मूलतः समय होगा वह प्रातः काल 5:50 से लेकर और 8:25 तक, 4 से 5 मिनट का वेरिएशन आपके शहर के अनुसार होगा। आगे पीछे आप कर लें, यह दिल्ली NCR के समय के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो आप आगे पीछे इस समय को कर लीजिएगा कविता जी। आचार्य जी, देखिए ना, आपने नाग पंचमी की पूजा का मुहूर्त बताया, हमें यह भी समझाया कि किस तरह से नाग पंचमी का जो पापी ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, राहु केतु का इससे क्या कनेक्शन होता है, इससे क्या संबंध होता है। मैं यहाँ एक बात जानना चाहती हूँ कि जब जब नाग पंचमी का पर्व आता है तो लोगों के मन में एक और सवाल उठता है, काल सर्प दोष। जी, आखिरकार इस काल सर्प दोष का नाग पंचमी की पूजा से क्या कनेक्शन है? देखिए, काल सर्प दोष, पहले तो हमें जानना पड़ेगा काल सर्प दोष योग है क्या? क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा डराते भी हैं
और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग भ्रमित भी रहते हैं। 99% कुंडलियों में योग आता है, चाहे वह आंशिक आए चाहे वह पूर्ण आए। अब यहाँ पर की कुंडली में आता है लगभग आंशिक या कुछ प्रभाव तो कालसर्प दोष का रहेगा, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव जो है अगर वह चक्र के अंदर हैं और चक्र के अंदर जो कुंडली चक्र है लग्न चार्ट उसके अंदर अगर कोई और ग्रह नहीं आ रहे हैं शुभ ग्रह, और उसी के अनुसार हम आंशिक निकालते हैं कि कोई ग्रह आ गए, एक आधे ग्रह आ गए, तो हम उसको आंशिक मध्यमा इस तरीके से हम कालसर्प दोष को निकालते हैं। कालसर्प दोष मूलतः राहु और केतु का कह लें कि ग्रहण प्रभाव है। ग्रहों पर अगर हमारे केंद्र में अगर कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ राहु और केतु है, या राहु और केतु से कट रहे हैं ग्रह एक तरफ चक्र के, तो वहां पर हम पूर्ण रूप से कालसर्प दोष का प्रभाव मानते हैं। अब इसलिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का योग आता है तो राहु और केतु आपके शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव भी कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है कि हमने एजुकेशन बहुत अच्छा कर लिया कविता, हमने पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली, तैयारी कर ली, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। रिजल्ट इन द सेंस हम उसको फाइनल हमारा जो गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हम कहीं अच्छी नौकरी नहीं पाएंगे। हम व्यापार कोई भी कर लें, हमें किसी ने कहा ये बहुत अच्छा चल रहा है और इस समय डिमांड है, हम वो कर लेंगे तो शायद उसकी भी डिमांड कम हो जाए। इस तरीके का प्रभाव कुंडली में दिखता है। और काल सर्प दोष के लिए अब यह तिथि क्यों विशेष हो जाती है कि इस दिन जो नागों के देवता हैं उनका पूजन इस दिन विशेष रूप से होता है। अब क्यों? क्योंकि जो सर्प है वह शिव को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है और शिव के गले में हमेशा विराजमान रहता है। अब सर्प के प्रभाव से हम आज के दिन अगर हम देसी गाय के जो सफ़ेद देसी गाय होती है उसके दूध से अगर हम नाग का अभिषेक करते हैं या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जो नाग लगा हो उसके फन पर करते हुए अभिषेक शिव के ऊपर गिरे तो वह अति प्रसन्नतापूर्ण होता है और शिव को यह बहुत ही प्रियकारी है। इस सावन के महीने में यह पूर्ण रूप से राहु और केतु के प्रभाव को शांत करता है और आपके जीवन में किसी भी तरीके का अगर ग्रहण योग बन रहा है या किसी भी तरीके से किसी ग्रह के साथ अगर उसके प्रभाव को यह राहु और केतु समाप्त कर रहे हैं या वैवाहिक जीवन में समस्या कर रहे हैं तो उसको यह समाप्त करता है। और आज ही के दिन अगर आप ले जाकर किसी भी नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, जरूरी नहीं कि आप महाकालेश्वर ही जाएं, नहीं जरूरी नहीं कि आप किसी ज्योतिर्लिंग पर ही चढ़ाएं, आपके घर के आसपास कहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग हो और उस पर तांबे का नाग अगर लगा हुआ, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर हमेशा नाग आपको चांदी या तांबे का मिलेगा। अगर आप गंगा जल से अभिषेक कर देते हैं प्रातःकाल इस मुहूर्त में जाकर तो आपके लिए अत्यंत प्रियकारी होगा और आपके जीवन से राहु और केतु का मूलतः प्रभाव और अगर काल सर्प दोष का प्रभाव है तो हर सोमवार और शनिवार को भी विशेष रूप से इसलिए करना है कि राहु और केतु जो कुंडली में आधारित हैं वह कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से आधीनस्थ ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। तो इसलिए इनका अगर आप करते हैं सोमवार और शनिवार दोनों तिथियों में ले जाकर गंगा जल से अभिषेक कर दें और खास करके इस नाग पंचमी को तो आप अनिवार्य रूप से इसको करिएगा, आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। कविता जी, अजय जी, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, यूँ तो देखिए नाग पंचमी हर किसी के लिए खास होती है, लेकिन ऐसी क्या कोई दो ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए इस बार की नाग पंचमी खास मानी जा रही है? देखिए विशेष रूप से इस बार अगर हम बात करें तो नाग पंचमी इस बार वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए भी इस बार शुभता दे रहा है कि बाकी जो ग्रहों का संयोग है या दृष्टिगत संबंध है वृषभ राशि के जातकों के लिए वह विशेष करके शनि और राहु की शांति बहुत जरूरी है। इस समय उनके जीवन में कहीं ना कहीं दोनों के प्रभाव ने उथल पुथल किया हुआ है और नाग पंचमी के दिन अगर वह अभिषेक करते हैं, चाहे वह गाय के दूध से हो, चाहे वह गंगा जल से हो, या के किसी नागेश्वर मंदिर में या फिर शिव मंदिर में, तो उनके लिए विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए दोनों ग्रहों की शांति होगी और अति प्रिय इस समय उनके लिए रहेगा। यह महीना उनके लिए व्यापारिक रूप से और जीवन में अगर कुछ बड़ा समस्या चली आ रही है, कोई रुकावट आ रही है उनके कार्यों में, तो वहाँ भी कविता जी वह दूर होती हुई नजर आ रही है, वहाँ भी इनको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी राशि जो आती है वह आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला संतान भाव से।
अगर संतान भाव में बहुत दिनों से आपको कष्ट आ रहा था, बीमारी थी, आपका बच्चा बीमार चल रहा था और लाभ नहीं हो रहा था, अगर दवाओं का लाभ नहीं हो रहा था, तो आज के दिन, आज नागपंचमी के दिन आप ले जाकर देसी गाय के घी से आप अभिषेक करिए। गाय का घी गर्म कर लीजिएगा और ले जाकर शिवलिंग पर और नागेश्वर के ऊपर फन पर डालते हुए उनके शिवलिंग पर गिरे, उससे अभिषेक करने से आपके लिए होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान संबंधी जो दुख हैं वह इस नागपंचमी और इस सावन दूर होने वाले हैं। बहुत ही हितकारी होने वाला है यह नागपंचमी उनके लिए। चलिए आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि भाई इस बार की नागपंचमी क्यों है खास और क्या है इसका राहु केतु से कनेक्शन और कैसे इस दिन की गई पूजा लोगों को सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको भी आचार्य जी से कुछ पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।